स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिस पर बात होना बेहद जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो ना केवल हमारे समाज के विकास के लिए जरूरी है बल्कि हमारे मानव विकास और साथ ही हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का मुद्दा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अधिकारों के ऊपर। किसी शारीरिक या फिर मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य और साथ ही जो मानव के लिए सामान्य समझी जाने वाली सीमा के भीतर ना हो, उसे करने में परेशानी या ना कर पाने की क्षमता को दिव्यांगता यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को है डिफाइन किया जाता है। तो साथ ही जब हम बात करते हैं दिव्यांगता के, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। तो इसी बीच भारत में कई कानूनों और योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसरों की सुलभता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि भारत अभी भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल और बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत पीछे है। जहां 2006 में नेशनल पॉलिसी फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज तो बना दी गई, साथ ही 2016 में पीडब्ल्यूडी के लिए एक्ट भी लेकर आया गया। और सवाल यह है, क्या इंप्लीमेंट हुआ? क्या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अधिकार सुनिश्चित हुए? क्या हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ? आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा, लेकिन पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालते हैं और जानते हैं कि जब हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, तो आज स्थिति क्या है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में अगर हम 2011 के अंदर जनगणना की बात करते हैं तो जनसंख्या का 2.21% जो है कुल टोटल पॉपुलेशन के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। तो इसी बीच दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि भी हुई होगी, लाजमी सी बात है। 2011 की जनगणना की हम बात कर रहे हैं तो 7.62% 7.62% दिव्यांगजन जो है वो 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के अंदर है। आपको ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे दिव्यांगजन ऐसे हैं, डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जो इस स्टेज के अंदर ठीक हो सकती हैं। तो दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय पर हस्ताक्षर जो है वो भारत ने किया है ताकि सुनिश्चित करने के लिए ह्यूमन राइट्स इन सभी लोगों के लिए। तो इसी बीच दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लाया गया, जिसके अंदर ये एक्ट जो है लेकर आया गया, जहां पर दिव्यांगजन अधिनियम में संख्या जो है 7 पहले डिफाइन किया गया था दिव्यांगजनों की, अब वो 21 हो गई है। इसके अंदर कहीं सारी जो है डेफिनेशन जो है वे बदल गई। तो वही संविधान में अनुच्छेद 41 की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर दिव्यांगजनों के अधिकारों की बात जो है वह की गई है। तो इसी बीच राज्य यानी कि स्टेट्स की और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई रिपीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अधिकार जो है वो सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जितने भी प्रोविजंस है उनको लागू किया जाए। अब दिव्यांगजनों की जो राइट्स है उनको सुनिश्चित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की है। और इसी के साथ राज्य दिव्यांगों के काम पाने यानी कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, शिक्षा पाने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा, यानी कि सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए दिव्यांगजनों को बेरोजगारी की राहत देने के लिए प्रावधान है। तो वही दिव्यांगों के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में अभाव एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज से जुड़े मुद्दे जब हम आज बात कर रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की क्या स्थिति है, तो आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश जैन है, प्रोफेसर हैं जो दिव्यांगजनों की शिक्षा के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही प्रदीप नवाब हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, इस काम से जुड़े हैं। साथ ही डॉक्टर श्वेता यादव हमारे साथ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थेटिक्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहला सवाल राकेश जी मेरा आपसे रहेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की सिचुएशन, स्थिति जो भारत के अंदर है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतिहास से शुरू करना चाहूंगा। आपने 2016 की बात की, 2016 पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात की। एक्ट से पहले 1995 में भी आया था जी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक एक्ट 1995 भी आया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 21 सालों तक भी नहीं हो सका था। आप ये कहें कि उसका 25% इम्प्लीमेंटेशन भी भारतवर्ष में नहीं हो पाया था। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति थी।
हम राज्यों की बात छोड़ भी दें तो केंद्र में भी सभी धाराओं का इम्प्लीमेंटेशन 1995 के एक्ट नहीं हो पाया था 21 सालों में। अभी 2016 का जो एक्ट आया है, आप इस से समझिए कि पहले जब था आरक्षण 3% था और कैटेगरीज की 7, अभी उन्होंने आरक्षण किया है 4% और कैटेगरीज कर दी 21। तो दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन हुआ है या सुरक्षा हुई है, इस बात का मतलब मैं क्या बताऊं, क्या कहना चाहूंगा और आप क्या समझते हैं। मतलब आप समझेंगे कि जब 7 कैटेगरीज थी तो 3% आरक्षण था और जब 21 कैटेगरीज कर दी गई तो आरक्षण मात्र 1% बढ़ाया गया। इसके साथ साथ एक्ट तो बन गए हैं, बहुत अच्छा एक्ट बना है। और इससे पहले UNCRPD भी आया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन पर्सन्स विद द राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज करके UNCRPD भी आया था। उसको भारत ने एक्सेप्ट भी किया था, उस पर साइन भी किए थे, उसकी रिपोर्ट भी भेजी जानी थी, वो सब भेजी गई। उसके मद्देनजर ये नया एक्ट लाया गया था। लेकिन अब 6 साल बीत चुके हैं। हमको लगता है दिव्यांगजनों के जितने भी संगठन थे, जितने NGOs काम कर रहे हैं भारत में, इतने सारे, जी सबके बावजूद आप देख रहे हैं कि 6 सालों में भी जो एक्ट बना है इसकी कितनी धाराओं का इम्प्लीमेंटेशन हो सका। कानून बनता है, कोर्ट आदेश देती हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोर्ट में कंटेम्प्ट के मुकदमे भी होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में नियम बनाया था कि 1997 से जितने भी विभिन्न विभाग हैं उनमें जो बैकलॉग की पोस्ट है उनको भरा जाता है। कोर्ट में सब डिपार्टमेंट ने अपने सूची दी जिसके अनुसार 1565 पोस्ट ऐसी थी, आइडेंटिफाई की गई थी जो बैकलॉग की दिव्यांगजनों से भरी जानी थी। लेकिन पिछले 10 सालों में उन 1565 में से शायद 15वीं पोस्ट पर उस बैकलॉग को पूरा नहीं किया गया है। तो अधिकारों का किसी भी स्थिति में मैं नहीं मानता हूँ कि एक्ट के माध्यम से हमारे देश में सुरक्षा की जा रही है या किसी भी तरह से किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है दिव्यांगजनों को। वो लड़ झगड़ करके व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ा बहुत जितना काम करा लेते हैं, हो जाता है। उसके अतिरिक्त उनके अधिकारों का किसी भी दृष्टि से मैं नहीं समझता हूँ कि उनके अधिकारों की कोई सुरक्षा हो रही है। श्वेता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो राकेश जी द्वारा जो है की गई कि आपने 7 से 21 तो कैटेगरी कर दी जब हम बात कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, लेकिन आपने जो रिजर्वेशन है वो केवल और केवल 1% बढ़ाई। और साथ ही मैं कोट करना चाहूंगी कि जो पब्लिक हम जॉब्स की बात करते हैं उसके अंदर सिर्फ 10% ऐसी जॉब्स है जिसके अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वहां पर जॉब कर सकते हैं। तो क्या सिचुएशन है, क्या बोलना चाहेंगे श्वेता जी आप? जी श्वेता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम पहुंच रही है। जी, मैं अपना प्रश्न आपसे दोबारा दोहराना चाहूंगी कि जब हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की तो 3 से 4% रिजर्वेशन तो कर दी गई, लेकिन इसी बीच आपने 7 से 21 कैटेगरी भी तो कर दी। क्या ये प्रोपोर्शनल है आपस में? और साथ ही सिर्फ 10% ऐसी जॉब्स है पब्लिक सेक्टर के अंदर जहां पर दिव्यांगजन जो है जॉब कर सकते हैं, सूटेबल है उनके लिए जॉब। जी श्वेता जी। जी मेरे हिसाब से थोड़ा आरक्षण दिव्यांगजनों का जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 1% तो काफी, 1% तो काफी कम माना जाएगा, है ना। और क्योंकि दिव्यांगजन जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक्बाधित। तो ये लोग जो है इनके लिए तो रिजर्वेशन थोड़ा सा बढ़ना ही चाहिए। और क्योंकि जो लोकोमोटर डिसेबल हैं वो तो मान लीजिए कि आर्टिफिशियल लिम्स के द्वारा या फिर चल के किसी तरीके के रोजगार वो कर ही लेते हैं अपनी जीविका के लिए। बट और जो सेक्शंस हैं इसमें, जैसे कि हियरिंग और स्पीच वगैरह, तो उन लोगों के लिए तो आरक्षण जरूर बढ़ाना चाहिए। जी तो प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जब हम बात करते हैं, दिव्यांगजनों की जब हम बात करते हैं, क्या उनके लिए फ्रेंडली है आज भी जब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं? प्रदीप जी। नहीं मैडम, कोई भी फ्रेंडली नहीं है जी। बहुत दिक्कत से है जी आ रही है जी, जो भी आनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे दिव्यांग है जी या जो भी है हमारी डिसेबिलिटी जितनी भी है हमारे, उनके लिए अभी तक कोई भी सुविधा अच्छे से दी नहीं गई जी, जितनी उनके लिए होनी चाहिए जी। जो आम इंसान को जरूरतें मिलती हैं, उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, तो उनकी वैसी नहीं होती है जी। मुझे लगता है कि वहां पे और काम होना चाहिए, अभी बाकी है, बहुत काम बाकी है। सिर्फ 1% बढ़ाने से, चीजें करने से उनकी वो समस्या जो है वो हल नहीं होती।
बिल्कुल। तो राकेश जी, साथ ही बात जब हम कर रहे हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है कोट किया गया है 1995 की जब हम बात कर रहे थे एक्ट, तो उस एक्ट के अंदर मैंने पढ़ा एक टर्म लिखा हुआ था कि दिव्यांगजनों को, जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाएंगी। क्या आपको लगता है, क्या दिव्यांगजनों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमारा समाज दे रहा है? देगा एक बार ही, लेकिन सरकार निश्चित रूप से नहीं दे रही है इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को, दिव्यांगजनों को। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। इतना अधिक डिस्क्रिमिनेशन है छोटी छोटी चीजों को लेकर के, मतलब लिखा हुआ कागजों पर सब कुछ है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, अगर हम मतलब धरातल पर बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, तो उसमें इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं है। अब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे एक बात होती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स आपको बिल्डिंग ऐसी बनानी है जहाँ पर रैंप की सुविधा हो हर जगह पर। मतलब दिव्यांगजनों के कार्यालय ही ऐसी ऐसी बिल्डिंग में बने हुए जहाँ पर जाने के लिए ना तो किसी प्रकार का रैंप है और ना किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। अब एक्सेसिबिलिटी के नाम पर बिल्कुल हमारे देश में यदि मैं कहूँ कि 0.0001% हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए ठीक है, मैं एक बार की मांग सकता हूँ कि हमारे पास में इतने अधिक आर्थिक संसाधन नहीं है, इतनी लोगों में अभी सोच नहीं है कि वो बिल्डिंग को पूरी तरह से एक्सेसिबल बना सके। वेबसाइट को एक्सेसिबल नहीं बनाया गया है, जो वेबसाइट स्क्रीन रीडर्स के साथ में ठीक से काम कर सके। हमारे देश में अगर आप देखें तो लोगों को बनाने की सोच ही नहीं है, जबकि अगर आप विदेशों में जाए, अमेरिका की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर कोई भी वेबसाइट आप तब तक होस्ट नहीं कर सकते जब तक वो एक्सेसिबिलिटी के मापदंडों को पूरी तरह से फॉलो ना करें। हमारे यहाँ पर आप बताइए कितने स्कूल, मतलब एजुकेशन के नाम पर आपने आरक्षण पर तो कह दिया कि 3% है, लेकिन स्पेशल स्कूल जहाँ पर आवश्यकता है, यहाँ पर या यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेजेस में जहाँ पर आपको ऐसी सुविधा देनी है कि लास्ट स्किल की बुक्स हो, साइन लैंग्वेज की बुक्स हो, ब्रेल बुक्स हो, ऑडियो बुक्स हो, इस तरह की सुविधाएं, या लाइब्रेरी में कौन सी ऐसे हमारे देश की लाइब्रेरी है, कितनी गिनी चुनी शायद एक आध तो ही होंगी, जहाँ पर यदि हम आरक्षण की बात करते हैं तो 3-4% आरक्षण दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए विशेष पुस्तकों का, किताबों का, स्टडी मटेरियल का, लैब मटेरियल का इंतजाम किया गया है। तो जितने भी आज की तारीख में हमारे देश में दिव्यांगजन यदि कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो वो अपनी मेहनत, अपने स्ट्रगल से कर रहे हैं। सरकार के द्वारा बहुत कम कुछ, बहुत ही, मतलब ये माने कि नाम मात्र के लिए ही दिया जा रहा है, कागजों पर सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बस में कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, आपको निःशुल्क यात्रा की सुविधा देंगे, ट्रेन में देंगे। धीरे धीरे सब आरक्षण, सब तरह की सुविधा खत्म कर दी जाती है, सरकार कर रही है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, और राइट टू एजुकेशन जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर भी है, तो क्या उनका राइट टू एजुकेशन सुनिश्चित किया जा रहा है? क्योंकि उनके लिए स्पेशल स्कूल्स नहीं है। आपने बोला एजुकेशन के लिए जो उनका एजुकेशन मटेरियल है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन मटेरियल है, साथ ही क्या ट्रेन टीचर्स हैं उनके पास? बहुत सारे सवाल जो है फिर सिस्टम के ऊपर उठ जाते हैं। सबसे बेसिक राइट टू एजुकेशन ही प्रिजर्व हो रहा है उनका, राकेश जी? देखिए, कहा गया था कि स्कूल में, सब स्कूल में 3% या 4% आरक्षण दिव्यांगजनों के लिए किया जाएगा, और हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर, वो एजुकेटर जिसने विशेष रूप से दिव्यांगजनों को शिक्षा देने का डिप्लोमा या डिग्री हासिल की हो, उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। आप मतलब सर्वे करके देख लीजिए कि कितने प्रतिशत विद्यालयों में सरकार ने अपने विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति की है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात छोड़ दीजिए, शहरों की बात कर लीजिए। आप दिल्ली जैसे शहर में देख लीजिएगा कितने स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो मतलब कानून है, कोर्ट के आदेश है, न्यायालय है, लेकिन सरकारी तंत्र हमारा इतना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मतलब निष्ठुर हृदयी है, लेकिन उसके पास में शायद इतना प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है। दिव्यांगता बिल्कुल भी हमारे सरकार के लिए प्रायोरिटी नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आप ब्रेल में किताबें तैयार करने के लिए हमारे देश भर में सरकारी तौर पर कितने मुद्रणालय या प्रिंटिंग हाउसेज हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी सुविधाएं हमारे देश में दी जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। अब 25 करोड़ के हिसाब से, जैसे कि आपने कहा कि 2% जो है दिव्यांगता
हमारी जो पिछली जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। इसका मतलब होता है कम से कम 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको विशेष आवश्यकता है शिक्षा की, रोजगार की। इन 50 लाख लोगों में से अगर हम सिर्फ पेंशन की बात करें तो आप देखिए कितने लोगों को पेंशन दी जा रही है। सरकार के दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में मात्र 6 या 7 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश भर में, केवल 7 स्कूल, और किताबें तैयार करने के लिए एक भी ऑडियो स्टूडियो नहीं है, एक ब्रेल प्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। तो शिक्षा का अधिकार किस हद तक सुरक्षित किया जा रहा है और उसको देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है सामान्य तौर पर। रोजगार के क्षेत्र में मैंने आपको उदाहरण दिया ही है। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ऑन ग्राउंड राकेश जी कह रहे हैं कि कुछ भी जो है वह दिव्यांगजनों के लिए नहीं किया जा रहा है। मैं रोशनी डालना चाहूंगी कि हमारे जो बेसिक राइट्स हम कहते हैं, राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं, हमारे वोटिंग राइट्स है, ब्रेल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें तक भी नहीं है जब हम वोटिंग्स की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? मैम बिल्कुल, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, कि बात हम सिर्फ सरकार जो हमारी है जितनी भी हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, वो सिर्फ अप्लाई करते हैं, पर ग्राउंड वर्क पे ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ना तो उनको सुविधाएं दी जाती हैं जो उनको कहा जाता है जी, ना उनके पास प्रॉपर मशीनरी है, ना उनके ऊपर कोई ध्यान दिया जाता है। जैसे आपने कहा है, हर चीज को लेके जी एक कोई भी एक जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल हम कहते हैं जी, वो सरकार कोई भी नहीं करती है। सिर्फ पेपर वर्क में जरूर वो कहते हैं कि हाँ जी हमने ये कर दिया, हमने वो दे दिया, हमने कर दिया, पर ग्राउंड वर्क पे ऐसा कुछ नहीं है करने वाला जी उनके पास ना जी। हर चीज की सुविधा नहीं दे रहे हैं, मशीनरी की उनके पास सुविधा नहीं है, उनके पास अपने जो अधिकार हैं वो लेने तक का उनके पास सहूलत नहीं है कि वो अपने अधिकार कहाँ से जाके मांगे या किसको जाके बोले जी। श्वेता जी, मेरे पास एक डेटा है कि 69% 69% जो दिव्यांगजन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, वो रूरल एरियाज के अंदर है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। तो क्या हमारा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि इन दिव्यांगजनों के लिए जो है एक बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा हो या एजुकेशन दी जा रही हो? यहाँ तो डेटा कुछ ऐसा है कि हमारे पास शहरी आबादी जो है, जहां पर शहर के अंदर नहीं मिल रही सुविधा, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हाल तो बद से बदतर होंगे। जी श्वेता जी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत खराब है। दिव्यांगजनों के एजुकेशन के लिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए, जो कि सरकार द्वारा इसके लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और वैसे तो मेडिकल का देखेंगे तो एम्स, कई जगहों पे एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट खुले हैं जहाँ पे कि ये दिव्यांगजनों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। आप एम्स की बात कर रहे हैं शहर के अंदर, मैं ये बात कह रही हूँ कि 69% जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो रूरल एरियाज के अंदर है। क्या रूरल एरियाज के अंदर एम्स है? वहां तो डिस्पेंसरी होनी बहुत बड़ी बात है। वहां पे तो मैम प्रॉब्लम है, मेडिकल का भी, फैसिलिटीज के लिए भी दिक्कत है। तो उसके लिए यही है कि एक जागरूकता अभियान भी होना चाहिए, जिसके थ्रू जो दिव्यांगजन है उनके पेरेंट्स लोग अगर उनको शहर की तरफ जाके उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट दिलवा सकें तो दिव्यांगता कुछ लेवल तक कम हो सकती है। अब उनको ट्रैवल करवाना, राकेश जी इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी दुविधा है कि 69% अपने आप में ही बहुत ज्यादा है, रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। मैडम देखिए, जहाँ तक आपने हेल्थ सर्विसेज की बात की है, तो हेल्थ सर्विस तो सामान्य जनों के लिए ही ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही सीमित है। तो जो दिव्यांगजन है उनके लिए तो और भी लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो और भी स्पेशलाइज सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। साथ साथ ना तो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं बहुत ज्यादा, ना ही फिजियोथेरेपी के सेंटर आपको मिलेंगे, ना ही आपको वहाँ पर एजुकेशन का लेवल ऐसा मिलेगा, अवेयरनेस का लेवल मिलेगा, जिससे कि वो लोग जो इस क्षेत्र में काम भी करना चाहते हैं, इच्छा भी रखते हैं, उनके पास इस प्रकार का प्रशिक्षण हो कि वो दिव्यांगजनों को अपनी सेवाएं जहाँ पर जरूरत पड़ सके, बेसिक सेवाएं भी दे सके। तो 69% जनसंख्या भारत की निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति, वो ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों से जुड़े हुए हैं उनकी तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन इंटीरियर में तो स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, जिस पर मतलब सरकार का ध्यान अगर जाता भी है तो वो खाली एक्ट से या नियम बनाने से नहीं होगा।
देखिए मैडम, कोई भी समाज कार्य जो है ना वो दिमाग से नहीं होता है, वो दिल से होता है। जब तक आप दिल से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि चाहे कुछ भी हो हमें इस काम को करना है, तब तक वो नहीं हो सकता है। तो जब तक आप सिर्फ ये ढूंढते रहेंगे कि एक्ट में क्या लिखा है, हम एक्ट के हिसाब से काम करेंगे, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्ट ही नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के लोगों को जाना पड़ेगा, या इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र सरकार को स्थापित करने पड़ेंगे ब्लॉक लेवल पर। लेकिन राकेश जी, मैं आज जब पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो उसके अंदर ये चीज भी लिखी थी कि बहुत सारे ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं जो अर्लियर स्टेज के अंदर ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो ठीक कैसे होंगे, क्योंकि वो तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, वहां पर तो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं। निश्चित रूप से आप ठीक कह रही है कि हेल्थ सर्विस है ही नहीं। और एक बात और जान लीजिए, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में दिव्यांगता की जनसंख्या, जो संख्या दिव्यांगता की, वो अधिक सिर्फ इसीलिए है क्योंकि प्राइमरी लेवल पर, इनिशियल लेवल पर जो क्यूरेटिव सर्विसेज है या हेल्थ सर्विसेज है वो नहीं है। मेल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द रीजन जो इतनी अधिक दिव्यांगता लोगों में हो जाती है। विटामिन डी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, जिस वजह से दृष्टि बाधिता इतनी अधिक हो जाती है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप इतने ज्यादा इससे हो जाते हैं क्योंकि उनको बचपन में शुरू के लेवल पर जब वो पैदा होते हैं तो बचपन में उनको विटामिन डी या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी अस्थियों का विकास नहीं हो पाता। धीरे धीरे वो दिव्यांगता के क्षेत्र में चले आते हैं। या जो हमारे यहाँ पर मशीनरी जो क्रूड लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में काम होता है, कृषि क्षेत्र में काम होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, जिनको यदि समय से ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो दिव्यांगता अवॉइड की जा सकती है। तो ये सब समस्याएं तो अपनी जगह पर है ही है। तो सरकार को इस क्षेत्र में भी निश्चित रूप से काम करना चाहिए कि समय पर लोगों को आवश्यक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मिल जाए, जिससे कि जो स्थिति गंभीर होती जा रही है उसको थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सके। श्वेता जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि दिव्यांगता जो है वह अर्लियर प्राइमरी स्टेज के ऊपर अवॉइड करी जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी श्वेता जी। इसके लिए सरकार के साथ और भी लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि जब तक पेरेंट्स ही नहीं जागरूक होंगे, जिनको पता ही नहीं होगा कि हाँ डिसेबिलिटी किस तरीके की होती है और किस तरीके उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तब तक तो दिव्यांगता कम नहीं हो सकती समाज से। और उसके लिए जगह जगह पे ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, चाहे वो शहर हो चाहे ग्रामीण इलाके हो, हर जगह ही एक सरकार को ट्रेनिंग सेंटर्स इस तरीके के खोलने चाहिए जहाँ पे कुछ लोग इस तरीके की जागरूकता फैलाएं और हमारे समाज से दिव्यांगता कम हो सके। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब बात ये आ गई है कि एक तरफ तो बड़े सारी एक्ट्स आ गए हमारे पास नेशनल पॉलिसी आ गई डिसेबल्ड लोगों के लिए, और वही दूसरी तरफ सवाल आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। एक पूरे सिस्टम के अंदर कोई भी मुद्दा उठा दे, सबसे बड़ा सवाल होता है इम्प्लीमेंटेशन। जी, लॉ ले आए, एक्ट ले आए, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ग्रास रूट पर कैसे पहुंचेगा? जी प्रदीप जी। मैडम वही बात सारी घूम के आती है दोबारा से कि जी सिर्फ इम्प्लीमेंट चीजें बोलने से नहीं होती, वो सारी चीजें करने से होती हैं जी। कोई भी चीज है जी, जब तक हम उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे जी, अपने जो नीचे के कार्य जो भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पे काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज है जो इम्प्लीमेंटिंग तरीके की भी हो। इसके बीच में मैं जो सरकार की तरफ से बनाई जाती हैं संस्थाएं सारी, जो भी इनको आगे ओवरटेक करती हैं, जिनको ये ओवरटेकिंग दी जाती है, उनके जिम्मेवारी बनती है कि ग्राउंड लेवल पे काम करें, और वो अपने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते। और सरकार जो है, सरकार को भी वो नजरअंदाज करते हैं हर चीजों के लिए। सहूलतें सरकार की तरफ से सारी आती हैं, ऐसा नहीं है कि साथ कई सहूलतें सरकार की तरफ से नहीं आती जी, क्योंकि जो चीजें बोली जाती हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी होती हैं। पर जो लोग, जो हमारे दिव्यांग जो जितने भी हैं, उन तक वो सहूलतें पहुंचती ही नहीं है जी। कई तो ऐसे हैं जिनको जो मैडम ने अभी कहा जी कि उनको जागरूकता नहीं है जी, हमें क्या सुविधा मिली है जी, इसके हमें क्या फायदे हैं या क्या है, ये जरूरत उनको ज्यादा जरूरी है जी इन चीजों की। तो राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। पॉलिटिकल विलनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। बजट को मैं देख रही थी, जहां बजट को मैं आपको बता दूं कि 0.0084 जीडीपी का जो है वो दिव्यांग जनों के लिए जो है अलॉट किया गया है,
और पिछले साल के अगर हम कंपैरिजन करते हैं, पिछले 5 सालों के अंदर कंपैरिजन करते हैं, तो ये लगातार कम होते हुए नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे राकेश जी, फाइनल कॉमेंट आपकी तरफ से? मैं इससे क्या कहूँ, आपने तो खुद ही कह दिया, जब प्रतिशत दिव्यांग जनों का, डिसेबल्ड पर्सन का 2% से ज्यादा है कुल जनसंख्या का, तो बजट जो है 0.00% के लेवल पे क्यों आ रहा है, 1% भी क्यों नहीं है? तो पॉलिटिकल विल की बात तो निश्चित रूप से है ही। मैंने जैसा कि कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर डिसेबिलिटी किसी भी सरकार के लिए हमारे देश में नहीं रहा है कभी। क्या है कि हमारे यहाँ पर देश में जब डिसेबिलिटी की बात होती है तो हम एक्सक्लूड करके सोचते कितने लोगों को पहले हटा दे दिव्यांगता के क्षेत्र से, तब उसको डिफाइन करें। जबकि अदर कंट्रीज में क्या है कि हम सोचते हैं कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाज से जोड़ सके ताकि उनके लिए अधिक से अधिक हम काम कर सके। इस मामले में एक बात और ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जितना भी रिहेबिलिटेशन वर्क हो रहा है डिसेबल्ड पर्सन का, उसमें 95% से ज्यादा काम एनजीओ कर रही है, ना कि गवर्नमेंट कर रही है। तो ये 95% काम क्यों एनजीओ कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, कितना कम सपोर्ट कर रही है, ये काम जो 95% गवर्नमेंट को करना चाहिए वो क्यों एनजीओ ही कर रही है। तो बिल तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बिल्कुल अत्यंत तो फिर ये होगी कि समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल समाज वालों की है, सरकार की नहीं है। जी राकेश जी। और जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने समाज पर छोड़ दिया कि समाज ही देख ले इस काम के लिए, हमको ज्यादा इस पे खाली हम एक्ट बना सकते हैं, इसके अलावा हम शायद कुछ। अच्छा, तो वो एक्ट बना देंगे तो लागू जो एक्ट करा जाएगा वो एनजीओ द्वारा किया जाएगा? एनजीओ कराने के लिए परेशान करते हैं सरकार को कि इसको इम्प्लीमेंट करिए, फिर भी नहीं हो पाता है। एनजीओ को कुछ तो पावर दे सरकार, कुछ तो पैसा दे ताकि काम कर सके एनजीओ, क्योंकि काम करने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जब हम बात करते हैं कि हमें विकास जो है चाहिए, सबका विकास चाहिए, सबके साथ चाहिए, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का क्या, जहां पर उनकी रिजर्वेशन 3 से बढ़ाकर 4% तो कर दी, लेकिन जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो वो भी 7 से 21 हो गई हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।